हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? जरा मुझे बताएं। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और तैयारी तो ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। किसी चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CSI नेट की या गेट की या यहाँ पे CUT की प्रिपरेशन ले रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो एग्ज़ाम के लिए अभी अच्छा खासा समय है, चाहे आप CUT की बात करें चाहे CSI नेट की बात करें। तो प्रिपरेशन आप अगर अभी से करते हो कॉन्टिन्यूसली तो बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट समय का हमको यहाँ पे इंतजार नहीं करना है कि समय आएगा, पेपर होने वाला होगा, उससे पहले हम जनरल एप्टीट्यूड को करेंगे। जैसे कि आप कोर सब्जेक्ट्स को आप जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही आप इस सब्जेक्ट्स को भी अपना इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड हर जगह पूछा जाएगा। आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए तो वहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड के सवाल तो मिलेंगे, तो आप उससे बच नहीं सकते। इससे अच्छा है कि उसको इतना अच्छा कर लीजिए कि आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो जाए, क्योंकि स्कोर बूस्टर है एक तरह से। ठीक है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जनरल एप्टीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैं हमेशा से अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 40 मिनट 45 मिनट, लेकिन डेली दीजिए। डेली इतना समय दोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, GA का पार्ट है, वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा। खासकर जो मैथमेटिकल पार्ट है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट है, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्योंकि रीजनिंग का मैं जैसे कि देख पाता हूँ कि स्टूडेंट्स कर लेते हैं आसानी से, लेकिन क्वांट्स वाला जो सेक्शन है उसमें थोड़ा सा लैग करते हैं। तो साहिल, कैसे हैं आप, जरा मुझको बताएं। और इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज परसेंटेज, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ जो CSR नेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि हमारा 13 फेब से, यानी कि 2 दिन पहले हमारा एक नया बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। तो आप उसको अभी तक अगर इनरोल नहीं हुए तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि एक बैच में क्या होता है, एक हमारा सही मतलब सही ऑर्डर से सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। वहाँ पे एक सीरियसली पढ़ाई होती है। ठीक है। तो बैच का बस ये फायदा है कि एक माहौल क्रिएट हो जाता है वहाँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम परसेंटेज के बारे में चर्चा करते रहते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कोई हमारा एक कोई प्रोडक्ट है, कोई आप ले लीजिए, जैसे कि पीनट बटर है। पीनट बटर के पीछे आपको कुछ इस तरह के परसेंटेज की फॉर्म में चीज़ों के कॉन्सेंट्रेशन, चीज़ों का अमाउंट परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया होता है। आपकी बैटरी की परसेंटेज, मोबाइल फ़ोन की, एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी आपकी बैटरी का जो लेवल है वो भी परसेंटेज की फॉर्म में ही होता है। और बैंक में रखे गए पैसे, वो भी किसी परसेंटेज पे इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फिक्स डिपॉजिट, आइदर सेविंग बैंक अकाउंट, वट एवर इट इज, राइट। उसके बाद कहीं सेल चलती है, वहाँ भी परसेंटेज कहते हैं कि 50% फ्लैट डिस्काउंट, यानी कि यहाँ भी परसेंटेज का खेल है। अब परसेंटेज क्या है? देखो, परसेंटेज इज a नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। यानी कि कोई ऐसा डेटा, कोई रैंडम ऐसा डेटा जिसको मैं 100 के रेस्पेक्ट में बता पाऊँ। देखो, आपको एग्जाम में नंबर मिलते थे, मान लेते हैं 50 में से 20 नंबर, 50 में से 40 नंबर, 50 में से 30 नंबर। तो कहेंगे कि मुझे 50 में से समझ में नहीं आता, मुझे बताओ 100 आउट ऑफ 100। 100 के रेस्पेक्ट में चीज़ें थोड़ी समझनी आसान होती हैं। तो 100 में से बताओ कितने। अगर 50 में से 40 नंबर पाए हो तो 100 में से कितने आएंगे? 80 नंबर आएंगे कि नहीं? आउट ऑफ 100 मुझको बताइए। 50 में से आपके 30 मार्क्स आए हैं, तो 100 में से कितने आएंगे? 60 मार्क्स आएंगे। यानी कि आउट ऑफ 100 जब भी मैं बात करता हूँ उसको मैं परसेंटेज बोलता हूँ। अगर मैं परसेंटेज की याद आती है तो मुझे परसेंटम की भी याद आती है। परसेंटम इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है परसेंटम, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100, यानी कि 100 में से कितना। 100 में से आखिर कितना? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अभी मैंने मार्क्स की बात करी थी, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है। मैथ्स में, साइंस में और इंग्लिश में। मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, 4 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स हैं आउट ऑफ 50।
50 में से इसको मार्क्स मिलते हैं 40, यहाँ मिलते हैं 30, फिर मिलते हैं इसको 20, फिर मिलते हैं इसको 50। ठीक, ये इसके मार्क्स। तो मैं कहूँगा व्हाट इज द परसेंटेज, इसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में तो परसेंट लिखा होता है, रिजल्ट में तो परसेंटेज लिखा होता है, तो बताइए कितना परसेंट ये नंबर पाया। यानी कि 200 में से 40 और 30 70, 50 और 20 70, यानी कि 140। 200 में से 140 नंबर इसको मिले, तो बताएं 100 में से कितना होगा। 200 में से 140, तो 100 में से 70 मार्क्स, यानी कि 70%। सो कितने मार्क्स मिले इसको, 70% मार्क्स इसके आ गए। बात समझ में आया, 70% मार्क्स। सो परसेंटेज का यूज हम बहुत जगह करने वाले हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और भी बहुत जगह। लेकिन अगर मैं बात आपसे करता हूं कि कभी भी परसेंटेज की बात आएगी तो हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और डेसिमल कन्वर्जन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम सीख लेते हैं। क्या है, जैसे कि यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आपसे 50%, ठीक है, 50%। 50% को आप कैसे लिखोगे, 50% इज बेसिकली हाफ। मैं कहूँगा जितना भी आपके पास पैसा है उसका 50% पैसा मुझे दे दो, तो आप क्या करोगे, आधा पैसा मुझे दे दोगे। 50% इज इक्विवेलेंट टू 1/2। अगर बोला जाएगा बताइए कि 30%, जितना भी पैसा आपके पास है उसका 30% पैसा मुझे ला के दे दो, तो आप कितना पैसा दे दोगे मुझे, 3/10। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 30% का मतलब क्या, 30% का मतलब 30/100, यानी कि 3/10, यानी कि 3/10। वैसे मैं कहूँगा 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%, तो आप बोलोगे 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी कि क्या, 20/100, यानी कि दिस विल बी 1/5, लाइक दैट, राइट। 10%, वैल्यू ऑफ 10% इज 1/10, यानी कि 10/100, यानी कि 1/10। तो ये सारे के सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कुछ और परसेंटेज की, जैसे कि ये 16.666 है बेसिकली ये, जिसको मैं 16 2/3 भी लिखता हूँ। अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो 16 2/3 भी इसको लिखता हूँ, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ 1/6, राइट। तो इसको याद रखें 1/6, कुछ हमें याद होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, सारे के सारे याद नहीं करने, कुछ ही याद करने हैं, ठीक है। 16 2/3, क्योंकि ये बार बार ये यूज में आते हैं। और क्या हो गया आपका 33.3, वी आर टॉकिंग अबाउट 33.333, लाइक दिस, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 33 1/3%। 33 1/3%, यानी कि सिंपली 1/3 भी मैं इसको बोल सकता मैं इसको सिंपली 1/3 भी बोल सकता हूँ। और नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 12.5 की, अगर मैं बात करूँ 12.5 की, व्हाट इज 12.5%, दिस इज 1/8, दिस इज 1/8। क्या लिखूंगा इसको मैं, 12.5/100, राइट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा पॉइंट हटा के, तो ये बनेगा मेरा 1/8। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए फीड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कभी कोई आके कहता है व्हाट इज 20% ऑफ 100, व्हाट इज 20% ऑफ 100, तो आप उसको ऐसे नहीं करोगे 20% ऑफ 100, आप क्या करोगे 20% को लिखोगे डायरेक्टली 1/5, 1/5 ऑफ 100, लाइक दिस। तो आप बोलोगे 80, ऐसा नहीं करना है, 20 × 100 डिवाइड बाई 100, लाइक दैट, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो 20% को क्या लिखोगे, सॉरी दिस विल बी 20, 1/5 × 100, यानी कि डायरेक्टली फ्रैक्शन लिखोगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन से आप बहुत बच जाओ।
कोई बोलेगा 33 पॉइंट, बताइए, कोई कहेगा 33.33% ऑफ 90। व्हाट इज द 33.33% ऑफ 90? तो आप कहोगे 33.33% का मतलब होता है 1/3, एंड दिस विल बी 30 सर, दिस विल बी इक्वल टू 30। एक और ले लेते हैं। कोई कहेगा बताइए व्हाट इज 16.66% और 16 2/3% ऑफ 36? 36 का 16.66% या 16 2/3% बताएं। तो आप कहोगे 16.66 का मतलब होता है 1/6, इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि आंसर हो जाएगा 6। अगर ये नहीं पता होगा तो यहाँ पे दिक्कत में आ जाएंगे आप कि 16.66% को मैं कैसे सॉल्व करूँ, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो इन कुछ फ्रैक्शंस को याद रखें। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए, हर एक चीज़ में बता दे रहा हूँ, हर एक एस्पेक्ट से मैं हर एक चीज़ बता दूंगा जिससे कि चीज़ें आपको फिर आगे दिक्कत ना करें। देखो, अगर कोई कहता है कुछ वैल्यू है, लेट से 200, ठीक है, 200 है, इसमें 20% का इंक्रीमेंट आया, मेरे पास 200 रुपीज़ हैं और इसमें 20% का इंक्रीमेंट आया। तो बताइए अब मेरे पास कितना पैसा है, अब मेरे पास कितना पैसा है। अगर 200 रुपीज़ है, इसमें 20% का इंक्रीमेंट आया, तो बताइए अब मेरे पास कितना पैसा है। तो डायरेक्टली मैं इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ के कर सकता हूँ, लेकिन फ्रैक्शन से करना है मुझे। मुझे पता है 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब है 1/5, यानी कि हर 5 रुपए में, यानी कि हर 5 रुपए में 1 रुपए बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, हर 5 रुपए में 1 रुपए बढ़ रहा है। तो 20% जब इंक्रीमेंट हुआ तो 5 में अगर 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 5+1, 5+1 यानी कि 6। और इनिशियली कितना था, इनिशियली तो 5 था, 5 से ये रुपया बढ़ के हो गया 6, यानी कि सिंपली आप क्या करोगे, 6/5 ऑफ 200 निकाल लोगे। ध्यान से सुनना, अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा 200 रुपीज़ है, 20% से इंक्रीमेंट हुआ है, तो बताइए अब मेरे पास कितने रुपए हैं। तो आपने क्या करा, 20% का मतलब पता है आपको 1/5, 1/5 का मतलब है हर 5 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20% बढ़ रहा है, हर 5 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है, तो यानी कि 5+1 6 रुपए हो गए अब। और इनिशियली थे हमारे पास 5, यानी कि 200 का 6/5 निकाल लेंगे, दैट विल बी द आंसर। एक और, मेरे पास 300 रुपये हैं और यहाँ पे 16 2/3% से मेरे पास रुपए बढ़ गए। इनिशियली मेरे पास 300 रुपये हैं और इनमें 16 2/3% का इंक्रीमेंट आया है। तो बताइए अब मेरे पास फाइनली कितना पैसा है, हाउ मच मनी आया है, कितना पैसा मेरी जेब में पड़ा है, बताइए। 300 रुपये है, 16 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 16 2/3 का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/6। अभी मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया कि 16.6 और 16 2/3 भी इसको बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1/6। तो फ्रैक्शन कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 1/6 का मतलब क्या है, हर 6 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है, हर 6 रुपए में 1 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नया इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, ये इनिशियल वैल्यू, ये इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी कि 6+1 7 अपॉन इनिशियल वैल्यू इज 6, यानी कि 7/6, यानी कि 300 का 7/6, 300 का 7/6 यानी कि 350, 350। बात समझ में आ रही है? लाइक दिस। और सुने, अब मैं डिक्रीमेंट की भी बारे में बात कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास कुछ अमाउंट है, मान लेता हूँ 90 रुपीज़ इनिशियली। फाइनली क्या हुआ है, यहाँ पे 33 1/3% से मेरा अमाउंट डिक्रीज हो गया है।
ठीक है, क्या हो गया, डिक्रीज। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 33.33%, राइट, आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। तो 33.33% को मैं लिख सकता हूँ 1/3। ये क्या होता है, 1/3 के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि हर 3 रुपए में 1 रुपया घट रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो हर 3 रुपए में 1 रुपये घट रहा है। तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा, 3 - 1, ये घट रहा है यानी कि 3 - 1, राइट, 3 - 1 अपॉन इनिशियल वैल्यू तो वही है 3, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो दिस विल बी 2/3। तो 90 का 2/3 निकाल लीजिए, दिस विल बी 60, यानी कि आफ्टर 33.33% डिक्रीमेंट द अमाउंट बिकम्स 60 रुपीज, 60 रुपये बन गया। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर आप इस तरह से किसी भी चीज़ों को करोगे। चले, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। 360 रुपीज है मेरे पास इनिशियली, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट आया है 33 1/3% का, देयर इज अ डिक्रीमेंट इन अमाउंट दैट इज 33 1/3%। तो बताइए नया अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा। और इसी में यहाँ पे 16 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बताएं फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा। इन दोनों का मुझे आंसर करें। 360 रुपये मेरे पास है, एक बार उसमें 33 1/3% से डिक्रीज हुआ है वैल्यू, एक बार 16 2/3 से इंक्रीज हुआ है वैल्यू, देन व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट। थोड़ा सा सोचे अभी जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि 33 1/3% को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, 16 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि बार बार एग्जाम में यूज होती हैं, एग्जामिनर बार बार यूज करते हैं वैल्यूज का, 33 1/3, 16 2/3, ये बहुत ही पॉपुलर वैल्यूज है। तो 360 का जो फाइनल अमाउंट है आफ्टर 33 1/3% डिक्रीमेंट, वो क्या हो जाएगा? बताएगा कोई मुझे, टेल मी। वैल्यू है 360, डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 1/3 का, जो वैल्यू है 1/3 से डिक्रीज हो गई, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि हर 3 रुपए में 1 रुपया घट रहा है, हर 3 रुपए में 1 रुपया घट रहा है, यानी कि नया जो डिक्रीमेंट हो जाएगा दैट विल बी 3 - 1, दैट विल बी 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और इनिशियल अमाउंट है 3, यानी कि 240। तो द फाइनल अमाउंट विल बी 240 रुपीज, राइट, वेरी गुड, 240 रुपीज, वेरी गुड, राइट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 16 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी कि 1/6 का इंक्रीमेंट हुआ है, 1/6 का इंक्रीमेंट मतलब हर 6 रुपए में 1 रुपया इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 6 + 1 7 अपॉन 6, दिस विल बी 420, क्या हो जाएगा ये, 420 हो जाएगा, 420 रुपीज। राइट ओवैश, गुड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 420। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में थोड़ा सा ध्यान देना, इंक्रीमेंट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस होता है, और डिक्रीमेंट में जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से माइनस होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये नया फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन जब डिक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, घटेगा तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा हो जाएगा। अगर आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला टाइप चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, बात एक ही। ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कहीं। चलिए, अब अपने कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन पे बढ़ देते हैं।
लेकिन कुछ मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, यहीं पे मैं बता देता हूँ, सुने। एक चीज़ और सुनिए, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि कुछ वैल्यू है मेरे पास, उसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट आया है और कुछ परसेंटेज डिक्रीमेंट आया है। जैसे कि परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड परसेंटेज डिक्रीमेंट। जैसे कि कुछ वैल्यू है ए, वो बढ़ के वैल्यू बन गई है बी, राइट। आफ्टर इंक्रीमेंट द वैल्यू ए बिकम्स वैल्यू बी। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज राइज मुझको बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज राइज, दैट विल बी बी माइनस, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू से ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर में से छोटे वाले को माइनस करेंगे हमेशा। इंक्रीमेंट होके वैल्यू बन गई बी, तो दिस विल बी बी माइनस ए अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो जो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है, चाहे वो परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे परसेंटेज डिक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज डिक्रीमेंट की, वो एक वैल्यू है सी, वो घट के हो गई है डी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सी बड़ी होगी वैल्यू डी से, वैल्यू सी यहाँ पे वैल्यू डी से बड़ी होगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज परसेंटेज डिक्रीमेंट का, दैट विल बी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ऐसा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से लेते हैं, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, इसमें से मैंने 20 रुपये किसी को दिए, तो मेरे पास अब बचे 30 रुपीज़, आई हैव 30 रुपीज़। तो बताइए कितने परसेंटेज से जो पैसा है मेरे पास कम हो गया, परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो द परसेंटेज डिक्रीमेंट विल बी 50 इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ऐसा ही करूँगा। दिस विल बी 20/50 इंटू 100, यानी कि 40%। 40% से मेरे जो पैसा है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया, एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ सवालों पे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो जरा इसका आंसर करने की कोशिश करिए। आई एम गिविंग 60 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, तो टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट शुड बी द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें कि आखिर क्वेश्चन क्या ना कहना चाह रहा है। ये ना केवल CUT PG के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये गेट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे CSIR नेट के हो, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये CUT के लिए है क्या सर, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, लेकिन फोकस किया गया है केवल और केवल CUT के लिए, ठीक है। बाकी आएगा ऐसा हर जगह, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। करें जरा इसको और मुझको बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। बताएं। सेशन को बराबर से लाइक और शेयर भी करिए, जिससे और स्टूडेंट जुड़ पाएं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम है। चलिए देख लेते हैं,
कह रहा टिन कंटेन्स 24 लीटर ऑफ मिल्क। एक टिन का एक कंटेनर है, कैन है, उसके अंदर 24 लीटर दूध रखा हुआ है। ड्यू टू लीकेज 720 ml इज लॉस्ट, यानी कि लीकेज के कारण 720 ml जो मिल्क है वो लॉस्ट हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट इन द टिन? कितना परसेंट जो मिल्क है वो टिन के अंदर है। तो एक काम करें, अब आप ये सोचोगे कि सबसे पहले मैं ये निकालूं कि आखिर पहले कितना मिल्क है, यानी कि 24 लीटर में से 720 ml माइनस कर दूंगा, उसका मैं परसेंटेज निकालूंगा। एक तरीका है वो भी है, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये निकाल लूंगा कि आखिर कितना परसेंट लीक हो गया। परसेंटेज ऑफ लीक मैं निकाल लूंगा और टोटल 100% में से उसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा मिल्क है, मिल्क का जो अमाउंट है वो तो 100% है ना, दैट इज 100%। उसमें से लीक कितना हुआ सर? परसेंटेज लीकेज, परसेंटेज लीकेज, दैट इज 720 ml। और इनिशियल कितना था? 24 लीटर। 24 लीटर का मतलब क्या? 24 इंटू 1000, 24 इंटू 1000 ml, राइट, इंटू 100। सो दिस विल बी 3%, यानी कि 3% जो मिल्क है वो लीक हो गया है। अब बाकी बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? अगर टोटल 100% में से 3% यहाँ पे लीक हो गया तो रिमेनिंग है 97%। बताएं, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द क्वेश्चन वो राइट होना चाहिए ना। क्यों हम इसको पहले 24 लीटर में से 24,000 ml में से 720 ml को माइनस करें, फिर टोटल अमाउंट से उसको डिवाइड करें, फिर 100 से मल्टीप्लाई करें। इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली निकालेंगे आखिर लीक कितना और उसको लास्ट में 100 से माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसको जरा ध्यान से पढ़ें और सोचें कि इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि एरिया में क्या फर्क आएगा, लेंथ को कितना बढ़ा दे, ब्रेथ को कितना घटा दे, एरिया कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले। तो उसका कॉन्सेप्ट एक जैसा ही रहता है सबका, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक जैसा रहता है इस टाइप के। तो आप इसको अच्छे से कर लें। देखिए ध्यान से, कह रहा था लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज डिक्रीज बाई 33.1/3%। तो अभी मैंने जैसा कि बताया 33.33% का मतलब होता है 1/3। क्या होता है? 1/3, यानी कि हर 3 मीटर में 1 मीटर कम हो रहा है, यानी कि हर 3 मीटर जो लेंथ है उसमें 1 मीटर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज डिक्रीज बाई इतना परसेंट, बाई हाउ मच परसेंट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट विल बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इज कांस्टेंट। तो दिमाग में हमारे फीड हो गया कि यहाँ पे जो एरिया है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, एरिया इज कांस्टेंट, यानी कि जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया बाद में भी होगा, यानी कि इनिशियल एरिया इज इक्वल टू फाइनल एरिया, राइट। एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, लेंथ होता है इनटू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर। पूछ क्या रहा है? बाय हाउ मच परसेंट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट विल बी इंक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन कांस्टेंट।
अगर हमें ये कह रहा है कि कितना ब्रेथ को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूं, मैं इसकी चौड़ाई को कितना इंक्रीमेंट करूं जिससे मेरा जो ब्रेथ है, जिससे मेरा जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे। एक काम करता हूं, मैं लेंथ को कुछ मान लेता हूं। अगर मैं लेंथ को क्या मानूं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना 1/3 से डिक्रीज हुआ है, एक ऐसा टर्म एज्यूम कर लूं जिसका 1/3 निकालना आसान हो। क्या करूं बताएं, सोचिए जरा दिमाग में। 1/3 निकालना आसान है, क्यों ना मैं इसको मान लूं दिस इज 90। वैसे मैं 100 एज्यूम करता हूँ हर जगह, लेकिन यहाँ पे 90 कर रहा हूँ, क्यों? जिससे मेरा इसका 1/3 निकालना आसान। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज डिक्रीज बाई 1/3। अगर इतने से डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि हर 3 मीटर में एक का डिक्रीमेंट हुआ है, तो नया फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3 - 1, यानी कि 2/3। किसका 2/3? 90 का 2/3। ऐसा ही मेथड से भी मैंने पीछे बताया था आपको, यानी कि 60। सो द न्यू लेंथ विल बी 60। अगर इनिशियल लेंथ है 90, तो नई जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी 60। अगर लेंथ में डिक्रीमेंट आया है तो ऑब्वियसली ब्रेथ को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट द एरिया विल बी इक्वल। लेट्स से द ब्रेथ इज एक्स हेयर। यहाँ पे जो ब्रेथ है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं उस ब्रेथ को वाई मान लेता हूँ। दोनों की एरिया बराबर है, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई इस ब्रेथ। हेयर द लेंथ इज 60 एंड मल्टीप्लाई इस ब्रेथ विल बी वाई। यहाँ से एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा दैट विल बी, क्या आ गया? रेशियो आ गया हमारा 2/3, यानी कि 2/3। बात समझ में आ रही है? दैट इज 2/3। अब क्या कह रहा है, ब्रेथ को कितना इंक्रीज करें? ब्रेथ अगर इनिशियली 2 थी तो कितने से इंक्रीज हो गई है? 1 से इंक्रीज हो गई, 2 से हो गई है 3। तो परसेंटेज इंक्रीज हमको निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज हमको निकालना है। 1 से इंक्रीमेंट हुआ है और इनिशियली था 2 × 100, यानी कि 50% से यहाँ पे इंक्रीमेंट आ गया, 50% इंक्रीमेंट। तो सवाल को अगर ढंग से किया जाए, राइट अप्रोच से किया जाए, तो क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? एरिया को कांस्टेंट रखना है, एरिया को कांस्टेंट रख के हमको बताना है कि ब्रेथ में कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट आए, दैट विल बी 50%। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो मुझको बताएं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, तो समय लें, खुद पहले क्वेश्चन के साथ समय बिताएं और इसको ट्राई करें। यहाँ पे कुछ पैसों की बात हो रही है कि एक लेडी है, मिस राखी, तो कह रहा है कि ही हैज़ शी हैज़ ₹200 इन हर वॉलेट। उसके वॉलेट में 200 रुपये पड़े। देन शी इंक्रीज इट बाई 20%। फिर उसने 20% से उस पैसे को बढ़ा। वंस अगेन शी इंक्रीज हर अमाउंट बाई 25%। द फाइनल वैल्यू ऑफ द मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट। यानी कि उसका जो फाइनल अमाउंट है वॉलेट के अंदर वो कितना परसेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनिशियल अमाउंट। अगर यहाँ पे हमको वॉलेट में पैसे नहीं भी दिए गए होते तब भी हम इसको निकाल लेते 100 मान, और हम इसको 100 मान के ही करेंगे, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 लाख हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट हमेशा सेम होगा अगर ये वैल्यूज होंगी हमारे पास। तो जरा ध्यान से सुने। अगर मैं मान लूँ उसके बाद जो इनिशियल अमाउंट है वो 100 है, लेट द इनिशियल अमाउंट इन हर वॉलेट इज 100। अब वो 100 कुछ भी हो सकता है।
ये इनिशियल मनी है उसके वॉलेट में। अब क्या हुआ है, पहले उसका जो पैसा है 20% से राइज हो गया है। 20% का मतलब क्या, 20% का मतलब 1/5, यानी कि हर 5 रुपए में 1 रुपए इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, 5+1 यानी कि 6/5। नया अमाउंट निकालने के लिए मैं उसका 6/5 निकालूंगा, क्योंकि 1/5 से उसका अमाउंट बढ़ रहा है, यानी कि हर 5 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 5 प्लस इंक्रीमेंट दैट इज 1, तो 6/5। तो इसका 6/5 निकाल लूंगा मैं, राइट। अब एक चीज़ और हो रही है, शी वंस अगेन शी इंक्रीज हर अमाउंट बाई 25%। उसके बाद 25% से उसका जो अमाउंट है वो फिर से बढ़ रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या, हर 4 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है। फिर नए 4 रुपए में 1 रुपया बढ़ेगा, नए 4 रुपए में 1 रुपया बढ़ेगा, इस तरह से 100 रुपए में फिर कितना इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि हर 4 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि नया अमाउंट क्या हो गया, 5। 4 इनिशियल अमाउंट, 1 इंक्रीज अमाउंट, 4+1 5 अपॉन इनिशियल अमाउंट इज 4, दैट इज 5/4। यानी कि जो पहले का अमाउंट था वो 4 था, नया अमाउंट हो गया 5, यानी कि 5/4। तो फाइनल अमाउंट क्या हो गया है, अब 50% दिशा। ओके, अभी देख लेते हैं, लेट्स सी। जो फाइनल अमाउंट है दैट विल बी 5/4 ऑफ दिस, तो दिस विल बी 5 4 जा 20, 20 से कैंसिल किया तो ये हो गया कितना, 30 × 5, यानी कि 150। ठीक है, करेक्ट, एकदम राइट आंसर है आपका 50%। यानी कि उनका जो इनिशियल अमाउंट था, इनिशियल अमाउंट तो 100 रुपये था ना, 100 था, नया अमाउंट कितना हो गया है, 150 हो गया, यानी कि कितने परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ है, 50। अगर इनिशियल अमाउंट आपका 100 है तो उससे कितना ज़्यादा, तो आपको परसेंटेज पता लग जाएगा, दैट इज 50%, राइट, दैट इज 50%। गुड। लेकिन जो करने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए, अगर ये तरीका है आपका तो आपका आंसर समय के अंदर बनेगा। अगर आप ऐसे करते हो, कैसे, इसका अमाउंट ले लिया 200, नया अमाउंट आपका 20% निकाला, फिर 20% को इसमें जोड़ा, फिर नए अमाउंट में उसका 25% निकाला, फिर 25% को उसमें जोड़ा, फिर उसका परसेंटेज इंक्रीज निकाला, फिर तो टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। उतनी देर में ऐसे क्वेश्चन आप 4 बना लोगे, 4 क्वेश्चंस बना लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो जो आपका अप्रोच है वो ऐसा होना चाहिए टूवर्ड्स क्वेश्चन, खासकर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ें इसको। टेक योर टाइम एंड टेल मी कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सवाल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है। 6% ऑफ द कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, ठीक है, जो 6% कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो गया है। जितने लोग अपीयर कर रहे हैं उसके 6% कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है। स्टेट बी हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग, जितने कैंडिडेट स्टेट ए में थे उतने ही स्टेट बी में भी हैं, लेकिन उसमें 7% जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया गया। गो सिलेक्टेड विद 80 मोर कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड देन ए। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो बी स्टेट में 80 लोग ज़्यादा सिलेक्ट किए गए एज कंपेयर टू द स्टेट ए। और हमको ये दे रखा है दोनों स्टेट में जो संख्या है अपीयर्ड स्टूडेंट की, अपीयर्ड स्टूडेंट की जो संख्या है वो बराबर है। मैं मान लेता हूँ 100 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, 100 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, बराबर है। ऑप्शन नंबर ए अभी देख लेते हैं दिशा। देखिए
दोनों जगह हमको दिया गया है कि 100-100 है, इक्वल है, तो हमने दोनों जगह 100-100 मान लिया। तो यानी कि यहाँ पे 6% बोला गया है जो कि यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, राइट। यहाँ पे 6% सिलेक्ट हो गए यानी कि 6 लोग। तो एक तरह से 6% है, आप परसेंटेज की फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8% सिलेक्टेड है। किसका 8%? इस 100 का, सॉरी 7%। और यहाँ पे कितना 6%? इस 100 का। यानी कि कितने का डिफरेंस है? 1% का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में 1% का डिफरेंस। ये जो 1% का जो डिफरेंस आया, किसकी वजह से आया? वो 80 ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की वजह से आया। यानी कि 1% इज इक्विवेलेंट टू 80 स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आती है? ए और बी स्टेट में दोनों जगह जो कैंडिडेट है वो तो सेम है, तो 100-100 ले लेते हैं। यहाँ पे 6% को सिलेक्ट किया गया, यहाँ पे 7% को। यानी कि 1% का यहाँ पे डिफरेंस है। वो 1% का जो डिफरेंस आया वो 80 स्टूडेंट की वजह से आया, जो 80 स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्ट कर दिए गए उसकी वजह से। तो 1% इज इक्विवेलेंट टू 80। तो क्या पूछा गया? व्हाट हैज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर फ्रॉम ईच स्टेट? हर एक स्टेट में कितने स्टूडेंट को अपियर किया गया? 1% का मतलब 80 है, तो 100% का मतलब क्या? 100% का मतलब है 80 इंटू 100 यानी कि 80,000। देखो, यानी कि 80,000, 8,000। ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, राइट आंसर है आपका, एकदम करेक्ट है। तो परसेंटेज का जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबों को समझ में आ गया ना? क्रिस्टल क्लियर एकदम। तो सीयूटी की अगर बात करें तो सीयूटी में जो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम ही रहता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, गेट एंड सीएसए नेट। नेक्स्ट, इसको करिए, इस सवाल को करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% ऑन द एंटायर। ठीक है, ट्राई करिए इसको। देखिए, एक टेस्ट हो रहा है, कह रहा है इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर। पहले क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझिए। अगर आपको चीज़ों को जो हमारे पॉइंट्स के क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझा कर। 80 क्वेश्चन हैं टेस्ट में, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। अर्पिता आंसर्स 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन। यानी कि शुरू के जो हमारे क्वेश्चन है, कह रहा है अर्पिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन। शुरू के जो 40 क्वेश्चन हैं उन 40 क्वेश्चन में से 65% को करेक्टली आंसर कर देती है। ओके, अभी देखते हैं। तो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चन, बाकी के जो बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं उसका कितना परसेंट उसको करेक्ट आंसर करना चाहिए जिससे कि ओवरऑल उसके 75% मार्क्स आ जाएं। ओवरऑल उसके 75% मार्क्स आने चाहिए। तो 40 क्वेश्चन ये है, 40 क्वेश्चन ये है, और कुल मिला के 80 क्वेश्चन हो गए, राइट। तो ओवरऑल उसका जो परसेंटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है? 75%। यानी कि 80 मार्क्स का ये पेपर, उसमें उसके आ रहे हैं 75% मार्क्स।
तो 80 का 75% निकालेंगे तो कितना आता है बताएं। 80 का 75% ओरली करना है, माइंड में दिखना चाहिए ऐसे हवा में। 80 इंटू 3/4 यानी कि 4 से काटा 20, 20 इंटू 3 यानी कि 60, 60 आ गया। कितना आ गया? 60। 75%, 80 का 75% क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे पता? ऐसे पता। 80 का 75%, 75% का मतलब क्या? 3/4। 75 मतलब 75/100। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार यानी कि 3/4। 80 का 3/4 यानी कि 60। लाइक कैलकुलेशन मन में होना चाहिए, इमेजिनेशन में। शुरू के जो 40 क्वेश्चन है उसमें उसने 65% स्कोर किया। तो 65% का तो सर मुझे फ्रैक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं। 40, 65% ऑफ 40 यही तो करना है आपको। कोई नहीं कह रहा आपसे 65% ऑफ 40 करिए, आप इसका उल्टा करिए। आप करिए 40% ऑफ 65। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। चाहे 65% ऑफ 40 निकालिए, चाहे 40% ऑफ 60 निकालिए, 65 निकालिए, क्योंकि हमको 40% का फ्रैक्शन पता है। 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5। 40% क्या होता है? 40/100। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2 बार, नीचे 5 बार यानी कि 2/5। तो 65 का 2/5 क्या हो जाएगा? 26। यानी कि 40 में से उसने 26 क्वेश्चन तो करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए। उसको स्कोर लाना है 60 मार्क्स। 26 मार्क्स से उसके आ गए, तो बाकी के 40 मार्क्स में से कितने नंबर उसको ऑब्टेन करने पड़ेंगे? कितने नंबर वो ऑब्टेन करे जिससे कि कह रहा 1% ऑफ द अदर 40 क्वेश्चन है डज शी नीड टू आंसर करेक्टली। यानी कि 40 का कितना परसेंट वो करेक्टली आंसर करे जिससे कि उसके ओवरऑल 75% मार्क्स बन जाए। देखो 60 नंबर में से 26 नंबर तो आ गए, बाकी कितने नंबर लाने हैं उसको? और उसको लाने हैं 60 माइनस 26 यानी कि 34। उसको 34 मार्क्स और लाने हैं आउट ऑफ 40। तो कितने परसेंट नंबर ला रही है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स 34/40 इंटू 100। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। यानी कि 85, यानी कि 85। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, सही आंसर किया एकदम आपने, करेक्ट। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 85%। क्वेश्चन कैसा था जरा मुझको बताएं। क्वेश्चन था जबरदस्त। क्रिस्टल क्लियर हो गया है साहिल, ओके वेरी गुड, नाइस। ठीक है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं वो ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन में हो जाएगा ये, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परसेंटेज। हमेशा आप कोशिश करें उसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में करना। जब वो बार बार करते रहोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक दिन में, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुद ही दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आज, जिसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। दिमाग अगर दौड़ गया सही जगह तो एकदम बिना कैलकुलेशन करे आंसर आएगा।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसको कर भी लोगे। कह रहा है अतुल स्कोर 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स। अतुल एक स्टूडेंट है जिसके 30 नंबर आए, 30% मार्क्स आए, लेकिन वो 40 नंबरों से फेल हो गया। 30% मार्क्स आने के बाद वो 40 नंबरों से फेल हो चुका है। वेर एज हिज फ्रेंड सुनील गेट 42% मार्क्स, एक उसका दोस्त है उसके 42% मार्क्स आए, विच इज 32 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि कम से कम जितने मार्क्स चाहिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, उससे 32 मार्क्स ज़्यादा आए हैं सुनील के। बात समझ में आ रही है? उससे 32 मार्क्स ज़्यादा आए हैं सुनील के। तो एक काम करें, हमसे क्या पूछा है, कह रहे थे मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या है, जो 100% यानी कि पेपर जितने का है वो कितने का है पेपर, यानी कि आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ व्हाट, यानी कि 100% है उसका वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%, यानी कि आखिर पेपर कितने नंबर का है। देखिए अतुल के आए 30% मार्क्स, काश उसके 40 मार्क्स और आ जाए तो वो पास हो जाता, जस्ट पास हो जाता, यानी कि पासिंग मिनिमम रिक्वायर जो मार्क्स हैं पास होने के लिए वो उसके आ जाते। सेम सुनील है, सुनील के 42% मार्क्स आए, अगर इसके 32 मार्क्स कम आते, 32 मार्क्स उसके कम आते, तो भी वो वही उसी लाइन पे जाके खड़ा हो जाता, यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स वाली लाइन पे खड़ा हो जाता। यानी कि इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन से पीछे है हमारे अतुल 30% मार्क्स के साथ, और इस लाइन से आगे है हमारे पास सुनील 42% मार्क्स के साथ। हमने दोनों को इस लाइन पे ला के खड़ा कर दिया, इसको मैंने 40 मार्क्स और दे दिए तो इस लाइन के ऊपर आ गया, और यहाँ पे है ये सुनील, इससे मैंने 32 मार्क्स ले लिए वापस, तो ये इस लाइन पे आके खड़ा हो गया, यानी कि दोनों के मार्क्स इक्वल हो गए ना इस लाइन पे आके। तो ऐसा ही मैंने किया तो दोनों को इक्वल रख दिया, लाइक दैट। समझ में आई बात? इक्वेशन ऐसे बनेगी। अब क्या करें, 30 को इधर लाएं, 32 को इधर लाएं, तो दिस विल बी 42 माइनस 30, दिस विल बी 12%, एंड दिस विल बी कितना है 8। ठीक है, 12% इज इक्विवेलेंट टू 8। वेट अ सेकेंड, ये होगा हमारा प्लस, ये होगा हमारा प्लस 3 4 5 6, 3 4 4 5 7, यानी कि 72। ठीक है, दिस विल बी 72, यानी कि 12% का मतलब क्या, 72 मार्क्स। 1% का मतलब क्या, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100% मार्क्स का मतलब, यानी कि टोटल जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, दैट इज ऑफ 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का हमारा पेपर है। बात आई समझ में? बताएं मुझे फटाफट से, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या करा बेसिकली, हमने दोनों को उस मिनिमम पासिंग, दिस इज द लाइन फॉर मिनिमम पासिंग मार्क्स, इस लाइन पे लाके खड़ा कर दिया दोनों स्टूडेंट्स को, इससे 40 नंबर इसको एक्स्ट्रा दे दिए, इससे 32 नंबर हमने ले लिए, तो दिस विल बी दिस, एंड 12% विल बी इक्विवेलेंट टू 72 मार्क्स, 1% will be equivalent to this, and what will be the value of 100%, that will be 600 marks, right? Good, very good। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कह रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, आप करिए इसको और मुझे बताइए, सेम वैसा ही क्वेश्चन। इसमें भी सिमिलर इक्वेशन बनेगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई है वैसा ही, यानी कि दोनों मिनिमम लाइन, यानी कि मिनिमम मार्क्स वाली जो लाइन है उस पर लाके खड़ा कर दीजिए दोनों को,
और दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल रख के वैल्यू निकालें। लेकिन पूछा क्या है इसमें, कह रहा व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि आप एक टोटल मार्क्स नहीं निकालने, हमको निकालने की जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स जो परसेंटेज है उसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन पूछ कुछ और रहा है। करिए। जो कैंडिडेट है कह रहा है अ कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन फेल बाई 30 मार्क्स, यानी कि जिसके 20% मार्क्स आते हैं वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर इसको मैं 30 नंबर और दे दूं तो ये पास हो जाएगा, जस्ट पास हो जाएगा, यानी कि जस्ट पास वाली लाइन के ऊपर खड़ा हो जाएगा। अनदर कैंडिडेट हु गॉट 32% मार्क्स, एक दूसरा कैंडिडेट है उसको 32% मार्क्स मिलते हैं, इन द सेम एग्जामिनेशन गेट्स 42 मार्क्स मोर, उसको 42 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसमें से मैं 42 मार्क्स को माइनस कर देता हूँ, तो अब दोनों के जो नंबर हैं वो बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी अभी देखते हैं। देन द नेसेसरी फॉर द पासिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, कह रहा व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, यही तो पास परसेंटेज वाले मार्क्स हैं, या ये कहें चाहे ये कहें, दोनों पास परसेंटेज वाले मार्क्स हैं, तो इनका वैल्यू निकालना है। तो इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये निकाल लेते हैं कि परसेंटेज का जो इक्विवेलेंसी नंबर है वो क्या है। इसको इधर लेके आते हैं, दिस विल बी 72, इधर जाएगा तो दिस विल बी 12%। वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है कि 12% इज इक्विवेलेंट टू 72 मार्क्स। 12% का मतलब क्या, 72 मार्क्स। हाँ लेकिन हमको तो परसेंटेज निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो एक काम करते हैं, ये 20% प्लस 30, इसका वैल्यू मैं निकालूं, दिस इज पास परसेंटेज मार्क्स, यही तो पास परसेंटेज मार्क्स है। तो 30 का मतलब क्या, जब 72 मार्क्स का मतलब 12% है तो 1 मार्क्स का मतलब इतना परसेंट, तो 30 मार्क्स का मतलब क्या, 30 मार्क्स का मतलब ये, यानी कि 5% मार्क्स। 30 मार्क्स का मतलब 5% मार्क्स, तो 20% ये प्लस 5% ये, यानी कि दिस विल बी 25%। राइट, राइट आंसर है दिशा, वेरी गुड, 25% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, अगर परसेंटेज नहीं पूछा गया होता, मार्क्स पूछे गए होते, तब हम इस परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर देते इसी फैक्टर से। तब हम कहते हैं 12% का मतलब 72, तो 1% का मतलब ये, तो 20% का मतलब ये, यानी कि 120 मार्क्स, 120 ये और 30 ये, यानी कि 150 मार्क्स हैं हमारे पासिंग मार्क्स। समझ में आ गई बात, तो ऐसे करना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, करिए इसको, ट्राई करिए, अटेम्प्ट।
टी को कितने परसेंट मार्क्स मिले, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। कह रहा है इफ ए गॉट 540 देन व्हाट परसेंट ऑफ द फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय टी। मार्क्स की बात कर रहे हैं। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 2500, यानी कि वो जो एग्जाम था वो 2500 मार्क्स का था। ए गॉट 10% लेस देन बी, ए को बी से 10% मार्क्स कम मिले, 10% कम। बी गॉट 25% लेस देन सी, बी को सी के कंपैरिजन में 25% मार्क्स कम मिल रहे हैं। सी गॉट 20% लेस देन डी, ठीक है, सी को डी के कंपैरिजन में 20% मार्क्स कम मिले, 20% मार्क्स लेस मिले। 20% लेस देन डी। क्या पूछ रहा है, इफ ए गॉट 540, ए को अगर कह रहा है 540 मार्क्स मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं 540 मार्क्स, तो पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन बाय डी, डी को कितने मार्क्स मिलेंगे, डी को कितने मार्क्स मिलेंगे, ये हमको बता। तो इस क्वेश्चन को बेस्ट वे क्या है इसको करने का। देखिए, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डी को 100 मान लो, इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करके आप ए तक पहुंच जाओ। दो तरीके हैं, क्या करो, डी के जो मार्क्स है उसको 100 मान लो। यहाँ पे 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, 100 का 20% डिक्रीमेंट का मतलब 20 चला गया, 80 बचा। 20% डिक्रीज का मतलब तो ये होता है। बाकी फिर 25% का डिक्रीमेंट और हो रहा है बी के केस में एज कंपेयर टू सी। सी के मार्क्स अगर 80 हैं आएगा तो बी के मार्क्स कितने हो जाएंगे। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि हर 4 नंबर में एक नंबर घट रहा है, यानी कि 4 - 1 दिस विल बी 3/4। तो बी के मार्क्स हो जाएंगे 60, बी के मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 60। ठीक है, अब नेक्स्ट ए के पूछ रहे हैं, ए के पूछ रहे हैं, यानी कि 10% से यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, तो हर जगह डिक्रीमेंट ही हो रहा है, लेस इतना लेस इतना, ठीक है। 60 से 10% लेस, 60 से 10% लेस, 10% लेस का मतलब 1/10, 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी कि हर 10 नंबर में एक नंबर घट रहा है, यानी कि दिस विल बी 9/10। इसका 9/10 निकाल लेते हैं, यानी कि 54, राइट, बस खत्म। 54 का मतलब 540 नंबर, तो 100 का मतलब क्या, तो 100 का मतलब क्या, यूनिटरी मेथड लगाएं, चाहे ऐसा करो, 54 से मुझे 540 पे जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो फिर यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1000। लेकिन हमको परसेंटेज में बताना है, वी हैव टू फाइंड दैट इन परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ द फुल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है वो तो 2500 है ना, इसमें से आए हैं 1000 नंबर, तो दिस विल बी 40%, दिस विल बी 40%। बात समझ में आया। बताइए, कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई हो, हमने क्या किया फिर से सुनिए। मैंने ए बी सी डी को पहले तो इस फॉर्म में चेंज कर लिया, मैंने मान लिया डी का जो वैल्यू है मार्क्स का वो 100 है, इसके कंपैरिजन में सी क्या है, 20% से कम है, तो 20% कम करा तो 80 आ गया, और बी सी के कंपैरिजन में 25% लेस है, तो इसका जो वैल्यू है 60 आ गया, और ए जो है उसके जो मार्क्स बी से 10% लेस है, तो इसका वैल्यू 54 आ गया। तो जो एक्चुअल मार्क्स का जो वैल्यू है वो हमको दे रखा है 540, तो 54 विल बी इक्विवेलेंट टू 540, देन 100 विल बी इक्विवेलेंट टू 1000 मार्क्स। तो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1000 मार्क्स आए हैं उसके 2500 में से, तो यानी कि परसेंटेज विल बी 1000 आउट ऑफ 2500 इंटू 100, दैट विल बी 40%। बताइए, इज इट क्रिस्टल क्लियर, क्या ये क्रिस्टल क्लियर है, तो मुझको बताइए।
ओके गुड, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है लास्ट, ओके। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो इसको करें, सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको दे देता हूँ पोल, पोल आपके सामने आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है आंसर, ओके। और बताएं मुझे, ऑप्शन नंबर 1 भी आंसर आया है किसी का? 2 भी कह रहे हैं, ओके। कहा जा रहा है रिहाना स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन द एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन द कन्वीनियंस। ठीक है। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ आर ₹1500, इतना सेव कर लेती है, देन व्हाट इज हर सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है? मैं अगर मान लूँ उसकी सैलरी है 100%, ठीक है, उसकी सैलरी को 100 मान लेता हूँ। 100 का 40% ये खर्च कर देती है फूड के ऊपर, 20% हाउस रेंट, 10% इंटरटेनमेंट और 10% कन्वीनियंस। और बाकी का जो रिमेनिंग है वो सेविंग में आता है। ठीक है, सेविंग में आता है, जो कि 1500 रुपये, 1500 रुपये। तो जो टोटल जो खर्चा हो जाता है फूड में 40, और रेंट में 20, इंटरटेनमेंट में 10 और कन्वेंस में 10, टोटल मिला के 4 5 6 7 8, 80% तो खर्चा कर देती है। बाकी बचा 1500, बाकी बचा 1500 रुपये, ये सेविंग में जाता है। अगर 80% स्पेंड हो जाता है, खर्चा हो जाता है, तो बाकी का 20% सेव हो जाता होगा, क्योंकि टोटल उसका जो सैलरी है वो 100%। तो यानी कि 20% जो पैसा है वो सेव हो जाता है। 20% इज इक्विवेलेंट टू 1500 रुपीज़ एंड 1% इज इक्विवेलेंट टू दिस मनी। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%। 100% का मतलब क्या, उसका जो सैलरी है वो पूछ रहा है, यानी कि 7500। उसका सैलरी कितना है, 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। बात समझ में आ गई? उसकी जो सैलरी है उसको मैंने मान लिया था 100, इसमें 40% फूड पे, 20% रेंट पे, 10% इंटरटेनमेंट पे और 10% कन्वीनियंस चार्ज। बाकी का बचा हुआ सेव कर लेती है। तो बताना है हमको जो टोटल उसका सैलरी है वो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जो उसकी स्पेंडिंग्स है यानी कि खर्चा है दैट इज 80% और 20% यहाँ पे सेविंग है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%। तो दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारे क्वेश्चंस। तो बाकी के क्वेश्चन से, बाकी के जो टॉपिक है उसको हम कल करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। खासकर ये जो मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ें एक तरह से रामबाण तरीके हैं। रामबाण तरीके का मतलब कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अगर ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्जन अगर आपको आ गया,
तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व होना आपके शुरू हो जाए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलें, इसी के साथ सेशन को रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच दिशा, साहिल, थैंक यू। ओके, चलिए।